हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथटेक विद आसिफ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शन के बारे में। इससे पहले अगर आपने मेरी जावास्क्रिप्ट की सभी वीडियोस नहीं देखी है तो ये मेरी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है और आप यहाँ पे जाकर इसे जरूर देखिए, क्योंकि आपके लिए ये जावास्क्रिप्ट की वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। और इस जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट मैंने अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं जब भी अपनी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास वो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी स्क्रीन की ओर चलते हैं और वहां पर ये देखने की कोशिश करते हैं कि फंक्शन क्या है और फंक्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं विद इन जावास्क्रिप्ट। तो मैं आपको फंक्शन की डिफिनेशन देने से पहले मैं आपको कोड के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि फंक्शन की नीड क्यों पड़ी। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ कोड ऑफ लाइंस लिख रखे हैं। इस कोड ऑफ लाइंस के थ्रू हमें एक टेबल प्रिंट करा रहा है, ठीक है। अब आप ये राइट साइड पे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ बटन्स बना रखे हैं, बटन ए, बटन बी, बटन सी, ठीक है। अब मैं इन बटन से ये करना चाहता हूँ कि जब भी मैं बटन ए पे क्लिक करूँ, मेरा ये जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। ऐसे ही मैं बटन बी पे जब क्लिक करूँ तो मेरा कोड ये भी एग्जीक्यूट हो जाए। जैसे मैं बटन सी पे क्लिक करूँ तो मेरा ये भी कोड एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे बार-बार ये कोड लिखना पड़ेगा। जैसे ही मैंने बटन ए पे क्लिक किया, वैसे ही मेरा ये टेबल वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाता है और मेरा टेबल प्रिंट करके दिखा देता है। फिर मैं बटन बी से चाहता हूँ मैं क्लिक करूँ और मेरा कोड दिखा दे, तो मैं सेम ही कोड मुझे वापस से लिखना पड़ेगा और फिर बटन बी पे क्लिक करना पड़ेगा, तो मेरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बटन सी भी सेम वही करेगा, मुझे फिर से कोड कोड लिखना पड़ेगा और सी पे क्लिक करने पे उसे एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। तो आप ये देखिए, मुझे एक ही कोड को बार बार लिखना पड़ रहा है और मुझे एक ही चीज को बार बार लिख के मुझे कॉल करना पड़ रहा है। तो इस चीज को रेड्यूस करने के लिए जावास्क्रिप्ट ने हमें फंक्शन दिया। अगर हम बात करें इस कोड के थ्रू, तो हम इसमें फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन में हम अपना इस कोड ऑफ पीस को रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम जब भी बटन को क्लिक करेंगे, ठीक है, अब सोचिए हम बटन ए को क्लिक कर रहे हैं, बी को क्लिक कर रहे हैं, सी को क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही बटन ए को क्लिक करेंगे तो सिर्फ ये जो हमने फंक्शन बनाया ना, इसको कॉल करेंगे, राइट। ऐसे ही बटन बी को क्लिक करेंगे तो सेम ही फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो अब जैसे सी को क्लिक करेंगे तो वापस ये फंक्शन कॉल कर लेंगे। तो आपने यहाँ पे देखा, हम यहाँ पे फंक्शन बार बार नहीं लिख रहे हैं। हमने क्या किया, एक ही फंक्शन में कोड अपने रख दिया है और उसी फंक्शन को बार बार यूज कर रहे हैं। यही तो फंक्शन के फायदे हैं। फंक्शन क्या करता है? फंक्शन ये करता है कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट का मतलब हमारा पूरा कोड एक जगह पे गैदर हो जाता है और हम उसे बार बार रिपीटेडली जो होता है यूज कर सकते हैं। ये फंक्शन का बहुत ही बड़ा एडवांटेजेस है। और हम फंक्शन को बेटर वे में एक्सप्लेन करेंगे तो ये कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन होता है वो ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ब्लॉक ऑफ कोड मतलब कि एक हमने फंक्शन बनाया, उसके अंदर जो हमने मल्टीपल लाइंस लिख दी है, वो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड हो गया। अब इस ब्लॉक ऑफ कोड को हम विद इन अ प्रोजेक्ट और आउटर ऑफ द प्रोजेक्ट कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ लाइब्रेरीज का। अगर आप कोई भी लाइब्रेरीज यूज करते हो, ठीक है, तो वो भी एक तरह से कोड ऑफ ब्लॉक ही है। आपको बार बार लिखना नहीं है। आप क्या करते हो, उस लाइब्रेरी को बस अपने प्रोजेक्ट में यूज करते हो और वो एक ही जगह ना, आप मल्टीपल जगह रीयूज करते चले जाते हो। उसी चीज को ही हम अपने लोकल प्रोजेक्ट में यूज करते हैं थ्रू द फंक्शन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि फंक्शन क्या है। अब हम फंक्शन के सिंटेक्स के बारे में समझते हैं कि फंक्शन का सिंटेक्स कैसा होता है। तो अब चलिए मैं आपको अपने ब्राउजर पे लेके चलता हूँ, जो हम वन कंपाइलर यूज करते हैं, तो वहां पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि फंक्शन का सिंटेक्स कैसा होता है। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन क्रिएट करते हैं और यहाँ पे फंक्शन का नाम देते हैं फंक्शन, और पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करते हैं और लगाते हैं ब्रेसेस। और इसके अंदर वो कोड होता है जिसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ ये फंक्शन क्या है। ये फंक्शन एक जावास्क्रिप्ट के द्वारा दिया हुआ कीवर्ड है। तो जब भी हम फंक्शन को लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये फंक्शन हमें यहाँ पे इस कीवर्ड का यूज करना ही पड़ेगा, ये मस्ट है, राइट। और ये क्या है, ये फंक्शन नेम है। ये फंक्शन नेम मैंने आपको बताया था कि हमेशा आइडेंटिफायर यूज करना है। आइडेंटिफायर दैट मीन्स कि हमें फंक्शन का नेम हमेशा रिलेवेंट यूज करना होगा, जिससे कि समझ में आ जाए कि हम फंक्शन के थ्रू करना क्या चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये ब्रेसेस यूज करते हैं और हमारा कोड इस ब्रेसेस के अंदर ही होता है। तो ये हमारा होता है सिंटेक्स ऑफ फंक्शन। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं फंक्शन के पैरामीटर। ये पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप केयरफुली फंक्शन पैरामीटर को समझिएगा। तो फंक्शन पैरामीटर 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है पासिंग पैरामीटर, दूसरा होता है मल्टीपल पैरामीटर, थर्ड होता है डिफॉल्ट पैरामीटर, तो लास्ट वन होता है पासिंग आर्गुमेंट। अब मैं एक एक करके आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि फंक्शन पैरामीटर्स हम कैसे यूज करते हैं विद इन अ फंक्शन। तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड यूज किया। मैंने फंक्शन का नाम दिया टेबल, और मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप लिया, लेट आई, उसकी वैल्यू 1 असाइन की, इक्वल टू 10 तक जाएगा, और आई को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया।
राइट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, हमने आई को प्रिंट करा लिया। बट ये टेबल नहीं हुआ, इससे पहले हमें यहाँ पे एन प्रोवाइड करना पड़ेगा, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई, और हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे टेबल, और यहाँ पे एक एन, एक वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। ये वैल्यू वो होगा जिसका हमें टेबल प्रिंट कराना होगा। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सबसे पहले एक टेबल नाम का फंक्शन बनाया। उस टेबल नाम के फंक्शन में हमने क्या किया, कोई नंबर प्रोवाइड किया। फिर हमने फंक्शन में क्या किया, उस पैरामीटर को पास कर दिया। ये आप देखोगे, इसको बोलते हैं पासिंग द पैरामीटर। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि पासिंग पैरामीटर्स क्या होता है। पासिंग पैरामीटर्स वो होता है जो फंक्शन में हम पैरामीटर्स को पास करते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा पासिंग पैरामीटर्स। अब इस पासिंग पैरामीटर के थ्रू हम अपने टेबल्स को प्रिंट करा सकते हैं। आप ये देखोगे तो 4 का टेबल यहाँ प्रिंट कर दिया, राइट। अब यहाँ पे जैसे अगर मुझे 5 का टेबल चाहिए तो मैं यहाँ बस 5 अपडेट करूंगा, और ये 5 का टेबल प्रिंट कर दिया। तो चलिए हम अपने सेकंड पैरामीटर की तरफ चलते हैं, जो हमारा है मल्टीपल पैरामीटर। तो दोस्तों, मैं इसी एग्जांपल को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मल्टीपल पैरामीटर्स क्या होते हैं। अभी आप देखो कि यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, एक सिंगल पैरामीटर यूज किया, और यहाँ पे अगर मैं एक और यूज कर लूं वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल पैरामीटर। अगर मैं इसको और यहाँ पे कर लूँ, एक और पैरामीटर बढ़ा दिया, तो मल्टीपल पैरामीटर वो होता है जो एक से ज्यादा पैरामीटर्स यूज करते हैं, उसे मल्टीपल पैरामीटर्स बोलते हैं, ठीक है। और इन पैरामीटर्स को मैं अगर यूज किया हूँ तो यहाँ पे मुझे वैल्यू भी तो इनिशियलाइज करनी होगी। तो मैं इसकी वैल्यू देता हूँ 5, 4, 10, राइट। अब मुझे इसकी वैल्यू अगर प्रिंट करानी है तो मैं वापस से यहाँ पे कंसोल कर लूंगा, एन वैल्यू, एन सी, एन मेरा लूप। आप देखोगे मैं प्रिंट करूंगा तो इसकी वैल्यू आ गई। यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने पास किया था 4, 10 और ये 5 की टेबल। तो आप ये समझ गए होंगे कि मल्टीपल पैरामीटर्स क्या होता है। तो अब हम नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ बढ़ते हैं, वो है डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे समझो कि डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है। यहाँ पे आपने देखा मैंने कुछ वैल्यूज असाइन की है, और इस पैरामीटर्स के थ्रू मैंने उसे एक्सेस किया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू दी, और इस पैरामीटर में जाके वो वैल्यू असाइन हो गई। ये 1 to 1 ऐसे मैपिंग हो रहा है। तो ये डिफॉल्ट पैरामीटर क्या हुआ, डिफॉल्ट पैरामीटर ये होता है कि अगर मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी तो ये सी की वैल्यू क्या होगी। तो अब यहाँ पे सी की वैल्यू अगर प्रिंट करेंगे इससे तो वो अनडिफाइन होगा, राइट। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, क्या देखा, ये अनडिफाइंड आ गया। इसका मतलब जो सी है आपने इनिशियलाइज ही नहीं किया। तो इसको हमें डिफॉल्ट में कैसे चेंज करना है, डिफॉल्ट पैरामीटर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू दे देंगे 4। अब इसकी प्रिंट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। ये हो गया डिफॉल्ट पैरामीटर। बट इसमें एक और पॉइंट समझने की जरूरत है कि हमने यहाँ पे डिफॉल्ट तो दिया हुआ है, इसका यूज क्यों होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे क्या होता है जब इनिशियलाइज टाइम पे अपना अपना कोई प्रोग्राम या अपना कोई प्रोजेक्ट लोड करते हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या होता है कि कोई इनिशियल वैल्यू रखनी होती है। तो इनिशियल वैल्यू रखने के लिए हमें डिफॉल्ट पैरामीटर का यूज करना होता है, ठीक है। बट अब मुझे इसको अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए सेम वही प्रोसेस, हम अपने उस मेथड में वापस से यहाँ पे 10 असाइन कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ 10 असाइन करेंगे तो जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू सी होगी, इसको रिप्लेस करके वापस से ये 10 कर देगा। तो आप इसका आउटपुट देखो क्या हो गया, 5, 4, 10। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड थोड़ा सा भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक है। अब हम लास्ट वन की तरफ बढ़ते हैं, जो है पासिंग आर्गुमेंट। पासिंग आर्गुमेंट क्या होता है, तो अगर हम सिर्फ आर्गुमेंट्स की बात करें तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा आर्गुमेंट एज ए एरे फॉर्म होता है, कि अगर हमने कोई वैल्यू पैरामीटर से पास की है और हम विद इन फंक्शन आर्गुमेंट यूज करते हैं, तो आर्गुमेंट में हमारी वैल्यू असाइन हो जाती है। तो हम इसे समझने के लिए कोड देखते हैं। हमने क्या किया, इसको यहाँ से हटा दिया। हमने यहाँ पे क्या रखा है वैल्यू, 5, 4, 10, ठीक है। बट अब क्या किया हमने, यहाँ पे तो कोई पैरामीटर असाइन ही नहीं किया है। तो अब हम इसकी वैल्यू कैसे देखेंगे, तो हम इसके लिए यूज करेंगे आर्गुमेंट। तो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, अगर मैं आर्गुमेंट्स यहाँ पे लिखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी 5, 4, 10। तो गाइस बूम, देखा आपने क्या इसकी वैल्यू आ गई है, 5, 4, 10। बट आपने कहा कि ये एरे फॉर्म में आता है, तो एरे फॉर्म है। अगर आप ये ध्यान दो तो ये आर्गुमेंट एक एरे में है। दैट मीन्स कि जो हमारी वैल्यू है वो एज अ एरे वर्क कर रहा है। तो अगर आपको मुझे दिखाना है कि एज अ एरे वर्क करना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें इसमें मैं आर्गुमेंट्स को इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करूंगा 0, क्योंकि मैं देखो 0 पे इसकी वैल्यू है, फिर 1 पे है, फिर 2 पे है। तो मैं इसको फिर से यहाँ पे 1 यूज करता हूँ,
और फिर मैं यहाँ पे 2 यूज करता हूँ। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी 5 4 10। देखा गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आर्गुमेंट्स क्या होता है। और एक बात और आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आर्गुमेंट्स हमेशा फंक्शन के अंदर ही यूज होता है। आर्गुमेंट का फायदा यही है यूज करने का, जैसे कि आपने इस फंक्शन बहुत ढेर सारे पैरामीटर पास कर रखे हैं, ठीक है, और अगर आप यहाँ पे यूज करोगे उसे तो वो बहुत ही ऑड लगेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने आर्गुमेंट्स यूज कर लिया। तो आई होप गाइस आपको फंक्शन पैरामीटर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं अपने फंक्शन बेस की तरफ। फंक्शन बेस का मतलब है कि हम अपने फंक्शन को कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो अगर हम पहले फंक्शन बेस की बात करें तो पहला फंक्शन होता है फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फंक्शन को हम कितने वे से क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला होता है हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन। अब फंक्शन डिक्लेरेशन को हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया और हमने फंक्शन का नाम दे दिया है स्क्वायर, और हमने वापस से फंक्शन को कॉल कर लिया, वैल्यू दे दी 2। ये फंक्शन डिक्लेरेशन है कि हमने एक फंक्शन बनाया और यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अगर कोई भी फंक्शन आपको इस नेचर में दिखाई देता है तो बिना झिझक से आप ये बोल देना ये तो फंक्शन डिक्लेरेशन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक एक्स वैल्यू देंगे और रिटर्न कर देंगे कंसोल डॉट लॉग एक्स एक्स इंटू एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो हम वैल्यू पास किए होंगे उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अब हम सेकंड की बात करते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है, फंक्शन एक्सप्रेशन होता है जो फंक्शन को एक्सप्रेस कर सके। दैट मीन्स मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा अपडेट करूंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है। मैंने क्या किया, यहाँ पे पास कर दिया कॉन्स्ट और यहाँ पे लगा इक्वल टू और यहाँ पे लगा दिया फंक्शन। देखा गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फंक्शन एक्सप्रेशन। ये फंक्शन एक्सप्रेशन कैसे हुआ, आप ये देखो कि ये पूरा फंक्शन किसको एक्सप्रेस कर रहा है, इसको कर रहा है, इस स्क्वायर को। तो यही होता है हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन। तो इसका भी जब मैं कंसोल करूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं एरो फंक्शन की। ये एरो फंक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जितने भी लाइन ऑफ कोड फंक्शन में करते हैं उसे हमेशा रिड्यूस कर देता है एरो फंक्शन। ठीक है, तो कुछ एरो फंक्शन हम सिंगल लाइन में यूज कर सकते हैं और कुछ एरो फंक्शन के लिए हमें मल्टीपल लाइन यूज करना होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एरो फंक्शन का सिंटेक्स कैसा होता है, हम एरो फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कॉन्स्ट, हमने बनाया वापस से स्क्वायर, और देखो अब स्क्वायर के बाद हम यहाँ पे ना कोई फंक्शन कीवर्ड देंगे ना ही हम कोई यहाँ पे फंक्शन एक्सप्रेशन के थ्रू वर्क करना चाहेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ लगाया इक्वल टू, ये लगाया पैरेंथेसिस, फिर हमने लगा इक्वल टू, ये लगा एरो, और हमने यहाँ पे लगा दिया कर्ली ब्रेस। इतना ही गाइस, यही होता है हमारा एरो फंक्शन। इस एरो फंक्शन से रिलेटेड मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम इसके सभी कॉन्सिक्वेंसेस से रिलेटेड बातें करेंगे। हम इसको अच्छे से समझेंगे कि एरो फंक्शन क्या होता है और इस एरो फंक्शन में हम कौन कौन से जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड्स नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो अभी के लिए तो मैं सिर्फ नॉर्मल से एग्जांपल देके आपको यही बताऊंगा कि ये एक वे होता है फंक्शन को डिक्लेयर करने का। ठीक है, तो मैं वापस से यहाँ पे क्या करूंगा, रिटर्न कर लूंगा और x इंटू एक्स कर लूंगा, यहाँ पे मैं x पास कर लूंगा और वापस से ये स्क्वायर कर लूंगा। राइट, और इसकी वैल्यू यहाँ पे 4 दे दूंगा। आप देखोगे जैसे इसको मैं कंसोल करूंगा, सॉरी यहाँ पे मैंने रिटर्न लगा रखा है, वो कंसोल कर लें, तो रहने देते हैं, यहाँ पे रिटर्न ही करते हैं हम, और कंसोल हम इसको बाहर करेंगे, यहाँ कर लेते हैं कंसोल। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही हम इसको कंसोल करेंगे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 16, क्योंकि हमने यहाँ पे को पास किया हुआ है। तो आप ये देखो ये एरो फंक्शन कैसे वर्क किया। हमने क्या किया, हमने स्क्वायर नाम का एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन को हमने एज अ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। राइट, ये पैरेंथेसिस क्या है, यही पैरेंथेसिस जो है हमारे फंक्शन को इंडिकेट करता है। राइट, अगर हम क्या करें, अगर हम इस पैरेंथेसिस को नहीं यूज करें तो हम इसकी जगह यूज करेंगे फंक्शन को। ठीक है, और ये एरो क्या होता है, जब ये एरो और पैरेंथेसिस मिल जाता है तो ये पूरी तरह से ये एरो फंक्शन हो जाता है। इसी को हम कहते हैं एरो फंक्शन। आई होप गैस आपको ये समझ में आ गया होगा कि जावा के फंक्शन कौन कौन से हैं और उसे हम जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने ये देखा कि हम फंक्शन को कैसे यूज करते हैं और फंक्शन के वेज कौन कौन से होते हैं। बट आपने एक चीज और इसमें पॉइंट किया कि फंक्शन को जब भी हमें एग्जीक्यूट कराना होता है तो हमें एक फंक्शन को कॉल भी करना होता है। ठीक है, उस फंक्शन के कॉल के थ्रू हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। राइट, बट अब हम ये चाहते हैं कि हमें वो फंक्शन की कॉल की नीड न पड़े, हमारा फंक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो कि एग्जीक्यूट हो जाए। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं IIFS। IIFS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएटली इन्वॉल्व्ड फंक्शन एक्सप्रेशन।
इसका ये मतलब है कि इमीडिएटली इन्वॉक्ड हो जाएगा, मतलब इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम एग्जाम्पल के थ्रू ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम आईएफएस को कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाना होता है। इस पैरेंथेसिस के अंदर हमें जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन कीवर्ड है वो हमें लिखना होता है, फंक्शन, और फिर इसे पैरेंथेसिस से क्लोज करना होता है और यहाँ पे फिर से वापस से कर्ली ब्रेसेस यूज करना होता है। तो आपने देखा मैंने एक फंक्शन बनाया। तो अब आप ये देखोगे कि मैंने यहाँ पे कंसोल अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, कंसोल हाय, तो क्या ये मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। बट अब इसे मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमने कर्ली ब्रेसेस क्लोज किया है, इसको ही हमें फंक्शन बना देना है। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा रन पे, यहाँ पे इसका आउटपुट दे देगा हाय। समझे दोस्तों कि आईएफएफ कैसे वर्क करता है। ओके गाइस, आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, और आईआईएफएस क्या होता है। ठीक है, अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एरो फंक्शन। इस एरो फंक्शन से रिलेटेड हम पूरी डिटेल्स में समझेंगे ये एरो फंक्शन क्या करता है। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट इससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।